यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल में जो हिस्ट्री है, जिस हिस्ट्री को हमें पढ़ना है असल इंडिया के ऊपर जब उन्होंने वर्चस्व किया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, आप लोगों को मैंने बताया कि इंडिया में सबसे पहले यूरोप से पोर्चुगीज आए। कौन आए? पोर्चुगीज आए हैं। ठीक है, अब पोर्चुगीज, ये आपका यूरोप है। ठीक है, दिस वन इज योर यूरोप, दिस इज एशिया। ओके, ये अफ्रीका है। ठीक है, सबको पता है कि यहाँ से यहाँ पे अगर आप लोगों को ना पता हो तो जान लीजिए, ये जो अरबिया है, अरब, उसको वहां पे मैप में बता दिया। यमन, ओमान, ये सारा जो एरिया है, ये वाला ऑटोमन एम्पायर के अंडर में, मुस्लिम्स के अंडर में था। किसके अंडर में था? मुस्लिम्स के अंडर में। अब जब ये मुस्लिम्स के अंडर में एरिया है, तो यूरोप से किसी को आना है तो मुस्लिम्स के एरिया से होकर आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अब मुस्लिम्स के एरिया से होकर आना पड़ेगा, तो मुस्लिम उसके ट्रेड पे कंट्रोल करेंगे। वो चाहे तो उसकी वो छीन ले, भाई चाहे तो सामान लेकर आ रहे हो रोक लें, रोक सकते हैं ना। तो यूरोपियन क्रिश्चियन थे, मुस्लिम से उनकी हमेशा कुछ ना कुछ चलती रहती थी जंग। तो यहाँ पे ओटोमन जो है, ओटोमन मतलब अर्तुगरुल गाजी वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उस्मान वगैरह ये सब, तो आजकल तो सीरियल की वजह से बहुत फेमस हो गए। तो ये वाले लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, यानी उनके वंशज लोग राज कर रहे थे इस पूरे एरिया में। तो यहाँ से अगर इनको आना होता कैसे भी करके, इजिप्ट में भी या इधर कहीं पे भी से भी आना होता, तो इंडिया में आने के लिए इन लोगों को इंडियन से, यहाँ से ओटोमन एम्पायर से होकर आना पड़ता है, या मुस्लिम्स के राज से होकर आना पड़ता। ये लोग चाह रहे थे कि हम किसी तरह ऐसा करें कि इंडिया वगैरह पहुंच जाए, यहाँ से ट्रेड करें और मुस्लिम्स लोग हमें इंटरफेयर ना करें। तो इन्होंने नए रूट खोजने शुरू किए, और इन्होंने यहाँ पे, ये पोर्चुगल दिख रहा है, छोटा सा कंट्री है, यहाँ से वास्को डिगामा निकला और ऐसे घूमते हुए अफ्रीका के यहाँ केप ऑफ गुड होप आया। केप ऑफ गुड होप आने के बाद फिर यहाँ से मेडागास्कर से होते हुए यहाँ इंडिया में कैलिकट में पहुंचा। ये कब पहुंचा है? 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आता है, और इतना मतलब पहले, यानी बाबर से भी पहले। बाबर कब आए हैं? 1526 में, 1526 में बाबर इंडिया आए हैं, यानी बाबर से भी पहले पोर्चुगीज इंडिया में आ गए थे। ठीक है ना। सो 15 यानी मुगलों से भी पहले 1526 में ये आए हैं, और ये आ गए हैं 1498 एडी में। ठीक है, ये कौन आ गया है? पोर्चुगीज आ गए। और ये जो है यहाँ से होते हुए इन्होंने नया रूट खोज लिया, और कैलिकट, यहाँ पे कैलिकट, केरला में जाओगे तो आपको कैलिकट दिखेगा। क्या दिखेगा? राजा था जैमोरिन। क्या नाम था? जैमोरिन। जैमोरिन ने क्या किया? जैमोरिन ने क्या किया? इनको, भाई साहब का बहुत अच्छा स्वागत किया वास्को डिगामा का, कि भाई साहब आप आगे, बढ़िया हमारे देश पधारे, बहुत अच्छा किया, आ गए तो बढ़िया है। ठीक है, अब ट्रेड वेड करो। उसने काफी अच्छा ट्रेड वेड किया, सब कुछ किया। उसके बाद में ट्रेड करने के बाद क्या हुआ कि वो जितना पैसा वैसा वापस लेकर गया, तो यूरोप में लोगों को लगा यार इतना बेनिफिट। अब वहां से लोग पागल हो गए। लोगों ने कहा कि चलो 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 इंडिया चलते हैं, इंडिया चलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कमाई ज्यादा होने लगे, जैसे गाँव में, हमारे गाँव में ये रहता है, फेमस रहता है, मुंबई में बहुत पैसा तो लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली में बहुत पैसा तो दिल्ली आते हैं। ठीक है, तो जहां लगता है कि हाँ यहाँ कमाई ज्यादा है, वहां पहुंच गए। अब यूरोपियंस को लगा यार इधर है, और एक नया रूट हो गया जिसमें मुस्लिम इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो नया रूट। लेकिन खोजा किसने था रूट को? पोर्चुगीज ने। जब पोर्चुगीज खोजेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? पोर्चुगीज खोजेंगे तो उसमें सबको आने देंगे? नहीं, वो पहले वहां पे कुछ कोशिश करेंगे कि हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे इन्होंने एक, जब ये क्या नाम है, वास्को डिगामा चला गया, तो वहां से गवर्नर्स आए। वहां सबसे पहला जो गवर्नर था उसका क्या नाम था? जो आया था, क्या नाम था बताओ? सबसे पहला पोर्चुगीज गवर्नर क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो है वो आता है इंडिया में, और फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा के आने के बाद वो पॉलिसी ऑफ ब्लू ऑर्डर बनाता है। क्या बनाता है? पॉलिसी ऑफ ब्लू ऑर्डर। ठीक है, अब ये बंदा क्या करेगा? ये पॉलिसी ऑफ ब्लू ऑर्डर फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा बनाएगा, और वो क्या कहेगा कि यहाँ से कोई आ रहा है तो उससे कार्टेज देगा। क्या लेगा? कार्टेज। वो रूट, कार्टेज मतलब टैक्स, एक तरह का टैक्स होता था, कार्टेज टैक्स, कि मतलब अगर तुम ये रूट यूज कर रहे हो ना तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम लोग रोड, जब रोड से जाते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो लोग भी जगह जगह पे अगर ये रूट यूज करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई आ रहा है यूरोप से तो क्या देना पड़ा? टैक्स। अच्छा, अगर वो कोई आ रहा है तो उसका कहीं पे स्टेशन पे जहाँ पे रुक रहा है, पोर्ट वगैरह पे, तो उन्होंने वहां पे फ्यूटोरिया बना दिया था कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, स्टेशन पे हो रहे हो, रुक रहे हो, तो भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कहीं होता है होटल टाइप का,
ठीक है, तो आपको फोर्स बना दिया, तो आपके सामान वामान की सुरक्षा की जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर रखा। फिर उसके बाद में जो है आपको पता है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर जो है वो आया है, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। वो बंदा जो है उसने क्या किया, उसने पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म लेकर आया। क्या लेकर आया? पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। अब वो पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म लेकर आने के बाद उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये क्या नाम है, अल्फोंसो डी अल्मीड़ा जो है था ना, उसका ये कहना था कि ठीक है हम लोग जो है वो नहीं करेंगे, क्या नाम है, मतलब जमीन पे अभी कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वाटर पे ही हम लोग अंग्रेज वगैरह या जो कोई भी आएगा उससे हम लोग टैक्स वैक्स लेंगे। लेकिन उसने जमीन पर लड़ाई शुरू की। उसने बीजापुर के नवाब से छीन लिया क्या, गोवा, दमन द्वीप छीन लिया, दीव और गोवा छीन लिया। 1517 करना है और क्या नाम है, कब्जे करने हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अपनी फैलानी शुरू की। कौन सा पीरियड चल रहा है, 1510 1530 में इन्होंने गोवा में कैपिटल शिफ्ट कर दिया, नीनो दी कूना ने करा। तो कुल मिलाकर जो है नीनो दी कूना मतलब आया, वो भी एक गवर्नर था। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना इंडिया में एक तरह से वर्चस्व जमाना शुरू किया। और ये लोग जो है कब तक वर्चस्व जमा के रखे, जब तक ब्रिटिशर्स ने इनको हराना शुरू नहीं किया, तब तक ये लोग मतलब बढ़िया इनका चला है। तो 1498 से लेकर और बैटल ऑफ स्वाले 1612 तक। बैटल ऑफ स्वाले कब हुआ है, 1612 में। 1612 तक तो भाई साहब किसका राज रहा है, बढ़िया चला है, मतलब इन लोगों ने खूब बढ़िया बिजनेस किया है, यानी लगभग 100 साल से ज्यादा। ठीक है, पोर्चुगीज ने अपना चला है। 1612 में जब, और देखो 1600 सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स आ गए। जब ये ब्रिटिशर्स आ गए तो इन्होंने जो क्या करना शुरू किया, इन्होंने भाई साहब सबको धीरे धीरे रिप्लेस करा है। ठीक है ना, आए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबको रिप्लेस कर दिया इसने। 1600 यानी सेकंड आने वाले तो ब्रिटिशर्स ही हैं। देखो पोर्चुगीज आए कब, 1498। ठीक है, इंग्लिश आए हैं 1600। ठीक है, डैनिश आए, डच आए 1602 में। डैनिश आए कब, 1616 में। और फ्रेंच आए कब, 1664 में। ठीक है, तो सबसे पहले आया कौन, पोर्चुगीज। ठीक है, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स। लेकिन ये जो बाद में आने वाले थे ना, इन लोगों ने कोशिशें बड़ी की, इन्होंने भी कोशिश की कि हम लोग राज कर लें इंडिया पे, लेकिन बैटल ऑफ स्वाले के अंदर इन्होंने इसको खत्म कर दिया 1612 में। पहला तो हार वहीं से हुआ है ना, अंग्रेजों ने रिप्लेस किया इसको पोर्चुगीज को। डचेस को क्या किया, बैटल ऑफ बडेरा कब, 1759 खत्म। बैटल ऑफ बडेरा में इनको खत्म कर दिया, साफ कर दिया। बचे डैनिश, ये डैनिश थे, इनका सेटलमेंट खरीद लिया 1845 में कि जाओ भाई तुम्हारा खरीद ले रहे हैं, बाय कर ले रहे हैं, खत्म, तुम भी खत्म। ठीक है, फ्रेंच को इन्होंने बैटल ऑफ वेंडिगॉस, कौन सा बैटल, वेंडिगॉस। वेंडिगॉस कौन सी ईयर में, 1760। ठीक है, 1760 ना, 1660 तो है, 1760। बैटल ऑफ वेंडिगॉस। ठीक है, क्योंकि 63 में बैटल ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ है। 1763 के अंदर, 63 के अंदर क्या हुआ है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और वहां पे फ्रेंच लोग भी कहानी खत्म हो गई है। तो अंग्रेजों ने अब सिर्फ कौन दिख रहा है, इन सबको रिप्लेस करने के बाद कौन दिख रहा है, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स। ओके, यही तो दिख रहे हैं। विनर कौन हुआ, जीरो कौन बना, ब्रिटिशर्स। इन्होंने इंग्लिश जब आए 1600 सेंचुरी में, इन्होंने सबसे पहले इनको हराया 1612 में। किसको हराया, पोर्चुगीज को। 1612 में बैटल ऑफ स्वाले में, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ स्वाले। डचेस को हराया बैटल ऑफ बडेरा। ठीक है, डेनिश का सेटलमेंट खरीद लिया 1845 में। ठीक है, और फ्रेंच को हराया बैटल ऑफ वेंडिगॉस में। हरा पिरा के कहानी खत्म। इंडियंस को इन्होंने हरा, इन लोगों को हरा दिया। आए थे ये लोग बड़े शान से, लेकिन गए अपनी जान से। ठीक है, ब्रिटिशर इंग्लिश लोगों ने सबको साइड वाइड करके अपना राज कायम कर लिया। ये बात आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, अच्छा
इंग्लिश कहाँ है, ये रहे, अंग्रेज यहाँ है, यहाँ पे डच मतलब नेदरलैंड, नेदरलैंड देखो वहां पे डच है, ठीक है, ये यहाँ से आए, ओके। फ्रेंच ये रहे, फ्रांस, इसका जो मेन लड़ाई थी वो फ्रांस से थी, ठीक है ना। यहाँ पे पोर्चुगीज हैं, उसके अलावा डेनमार्क वाले हैं बेचारे, डेनिश, इनका कुछ खास नहीं रहा, ये लोग अपना सेटलमेंट वगैरह भेज दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले खत्म किया यूरोपियंस को, जो यूरोपियंस आए थे ना, यूरोपियंस जो थे सबसे पहले इन्हीं को कट्टे पट्टे किया, कहानी खत्म, चलो तुम साइड हो जाओ, ठीक है, कहानी खत्म। जब इनको खत्म कर लिया तो अब कौन बचा, मुगल नहीं बचे, मुगल कहाँ बचे, मुगलों तो हो गए थे कमजोर, क्या हो गए थे, देखो अंग्रेज देखो 1526 में बाबर आए, उनका बेटा फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब तक कहानी ठीक रही है, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के डिक्लाइन होने के बाद, औरंगजेब के खत्म होने के बाद, शाह आलम ही वाज अ नाइस मैन, वाइस मैन, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। उसके बाद की जो लेटर मुगल्स, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला और ये लोग जितने भी थे, बहादुर शाह, अहमद शाह, ये सब बेकार हुए। जो पावर थी औरंगजेब तक थी, शाह आलम तक मान लो बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक चला है। उसके बाद लेकिन शाह आलम खुद ही 65 साल के थे जब औरंगजेब की डेथ हुई है, यानी उनका बेटा ही 65 साल का है, तो कहां से कुछ काम होगा। तो कुल मिलाकर यह था कि शाह आलम के कमजोर होने के बाद क्या हुआ, जैसे कि गवर्नर हुआ करते थे, जैसे कि जगह जगह पे गवर्नर होते थे, गवर्नर कहाँ होते थे, जैसे भाई आप देखोगे कि बंगाल प्रोविंस है, मेरा पूरा पूरा किंगडम है, औरंगजेब का किंगडम यहाँ से नहीं, अफगानिस्तान से लेकर सेलोन तक फैला हुआ था, सेलोन मतलब श्रीलंका क्या तक गया हुआ है, साउथ तक, अफगानिस्तान से, इतना छोटा मोटा राजा नहीं था औरंगजेब, बहुत बड़ा राजा। शाजी ओ क्या नाम है, रिदा दिख रहा है पहली स्लाइड। अब इसमें देखिए ये जो कह रहा है कि आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस देखिए, मैंने आपको पहले भी सिलेबस बता दिया, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे सिलेबस को कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखिए प्रीलिम के अंदर सिलेबस जो पहले स्लाइड है, प्रीलिम सिलेबस वाली देख लीजिए पॉइंट। इसके अंदर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, प्री के अंदर बस इतनी बात लिख रखी है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेंस के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री यानी इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है इंडियन कल्चर विल कवर द सेरियंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम। उसके बाद में फिर मॉडर्न इंडिया, इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी until the present, significant events, personalities, issues, इनके बारे में बात होगी। ऑन फ्रीडम स्ट्रगल के वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड उसके अलावा इसके अलावा जो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कंसोलिडेशन हुआ है कंट्री का, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका कुछ सिलेबस है। उसके अलावा आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है, हिस्ट्री में 18th सेंचुरी से लेकर, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन एंड द डीकॉलोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई हैं, राइट। और ये उसके अलावा पॉलिटिकल फिलॉसफीज जैसे कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये सब भी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे मॉडर्न इंडिया से मिलेंगे। मॉडर्न इंडिया के अलावा जो है आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन मिलते हैं, कई बार ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलते हैं प्री के अंदर। और मेंस के अंदर तो एवरेज 115 से लेकर 115 मार्क्स, लगभग 250 में से 115 मार्क्स आपको किससे मिलेंगे, आपको वर्ल्ड क्या नाम है आपका इसमें मॉडर्न इंडिया से मिलेंगे। अब हमारे पास जो वो है कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया में करते हैं तो कैसे, क्या उसका स्टेजेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, और उससे हमें पढ़ना है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ब्रिटिश जब इंडिया में आते हैं तो उनको दो पावर्स का सामना करना होता है। ये वाला स्लाइड देखिएगा, दो पावर्स का सामना करना पड़ता है। पहला जो पावर है वो कौन सा है, यूरोपियन पावर्स हैं। दूसरी पावर जो है आपकी इंडियन प्रिंसेस हैं, ठीक, ये दोनों पावर्स हैं। और इन दोनों को पहले इनको ख़त्म करना है। किसको ख़त्म करना है, यूरोपियन पावर को ख़त्म करना है, देन इंडियन प्रिंसेस को ख़त्म करना है, उसके बाद ही ये यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश जब कॉन्क्वेस्ट करते हैं इंडिया में तो उनका क्या मेथड होता है, वो वॉर करेंगे।
वॉर के बाद ट्रीटीज करेंगे, दूसरा उनका वो तरीका होता है, फिर वॉर करेंगे ट्रीटी को ब्रेक करके, ठीक है। ये पैटर्न चलता रहेगा, मतलब फर्स्ट व्हाट दिल डू, वो वॉर करेंगे, फिर आपसे ट्रीटी कर लेंगे, जैसे उनको लगेगा आप पिट रहे हैं या कुछ ऐसा तो वो ट्रीटी कर लेंगे, फिर उसके बाद में जब अपने आप को मजबूत करेंगे आपकी कमियों को समझ के, फिर वो ट्रीटी करें ब्रेक करेंगे और फिर वॉर करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो रेनफोर्स करके और सेकंड फेज में उनको हराते, तो इस तरह से ये बहुत टाइम से चलता आ रहा था। अच्छा, ब्रिटिश ने जब इंडिया के अंदर आए ब्रिटिशर्स, तो उनको कौन कौन थे, या ब्रिटिश उस समय कौन कौन लोग थे जो उनके सामने थे, तो पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे और डैनिश भी थे ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो सबसे यहाँ पे अ, यहाँ ये क्वेश्चन 2007 में देखिए आया हुआ है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वर द लास्ट टू कम टू द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे लास्ट में कौन आया है, ठीक है ना, ना सबसे लास्ट में फ्रेंच आए हैं 1664 के अंदर, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने की जरूरत है। फर्स्ट वर्ड पोर्चुगीज, सबसे पहले पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई है, वो कौन सी ईयर में आई है, 1498 में। कौन आए हैं, कब स्टेब्लिश किए, 1498 में आए हैं। और सबसे पहला हेडक्वार्टर उन्होंने बनाया कोचीन में, कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो आपको ऐसे लिखना है कंपनी कौन सी आई है, कौन सी ईयर में आई है, और उसके बाद में हेडक्वार्टर एक कैपिटल कहाँ पे बनाया, तो हेडक्वार्टर जो उन्होंने बनाया है वो कोचीन के अंदर 1510 से लेकर 1510 से लेकर 1530 तक जो है ये कैपिटल कोचीन रहा है। उसके बाद में गोवा चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, गोवा। 1530 से लेकर 1961 तक, यानी जब तक यहाँ से चले नहीं गए हैं पोर्चुगीज, तब तक वो गोवा को ही अपनी कैपिटल बना के रखे हुए हैं, ठीक है। 1530 से 1961 तक, यानी 1530 से लेकर 1961 तक कितना लंबा कल्चर उन्होंने जिया है यहाँ पे, ठीक है ना। यही इसी को अपना हेडक्वार्टर बना के रखा है। तो गोवा मेन रहा है, पहले कोचीन था, ठीक है, 1510 में, और उसके बाद में फिर से 1510 से लेकर 1530 तक लगभग 20 साल। उसके बाद में फिर 1530 से लेकर और 1961 तक जो है पोर्चुगीज कहाँ रहे हैं, गोवा में कैपिटल बना के अपना रखा है, जो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से। उसके बाद में आपका है दूसरे आने वाले कौन है, दूसरा आने वाले जो है ब्रिटिशर्स, कौन है, इंग्लिश। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे नंबर पे आती है, वो 1600 सेंचुरी, एकदम 1600 1600, ठीक है। और ये वेस्ट कोस्ट पे आते हैं सबसे पहले, वेस्ट कोस्ट में ये मतलब अपनी जो वो बनाते हैं ब्रिटिश 1600 में, 1600 वो पूरा लिखिए आप इसको प्रॉपर, ऊपर मत लिखिए आप, कॉपी है, अच्छा लिख लोगे, ठीक है। तो 15 ये 1600 में आए हैं, 1600 में मतलब सबसे पहली इन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की है सूरत में, कहाँ पे, सूरत में। सूरत के अंदर 1608 से 1687 तक ये लोग सूरत में रहे हैं, ठीक है। 1608 से 1687 तक इन्होंने अपना पूरा रखा है कि सूरत में, और 1687 के बाद ये बॉम्बे की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, ठीक है। और ये तो वेस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने बनाया है। उसके अलावा इन्होंने जो ईस्टर्न कोस्ट है कोरमंडल कोस्ट में, वहाँ मसूलीपट्टनम में, कोरमंडल कोस्ट में मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में अपनी फैक्ट्री बनाई है, 1611 यानी दोनों कोस्ट पे अपनी फैक्ट्री बनाई है, इधर भी बनाई है 1609 में। उसका 1611 में जो है ये लोग गए हैं, 1611 में से लेकर 41 तक ये मसूलीपट्टनम में इन लोगों ने फैक्ट्री बनाई है, 1641 तक, मतलब इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम को अपना वो रखा है, ठीक है, व्यापार का सेंटर ईस्ट में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में जो है मसूलीपट्टनम इनका मेन व्यापार का सेंटर रहा है 1611 से 1641 तक। उसके बाद फिर मद्रास से इन्होंने पोर्ट शुरू करा है, मद्रास से में 1641 में, 1641 से फिर ये मद्रास को अपना सेंटर बना लिया इन्होंने ईस्ट का, फिर मद्रास से इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, ठीक है ना। हाँ 1641 में, और ये 1641 से के बाद में फिर बंगाल को अपना सेंटर बनाते हैं, ठीक है, यानी बंगाल को जो है अपना सेंटर बनाते हैं 1700 तक, यानी जो मद्रास रहता है वो 1700 सेंचुरी तक रहता है, कब तक, 1641 से 1700 तक। फिर 1700 में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि कलकत्ता को अपना सेंटर बनाते हैं 1700 में, कब बनाते हैं, कलकत्ता को 1700 में, बंगाल मतलब कलकत्ता 1700, और उससे कब तक रहता है 1911 तक, 1911 तक कैपिटल इनकी क्या रहती है, अंग्रेजों की कलकत्ता रहती है। और 1911 के बाद दिल्ली, 1911 में आपको पता है 1911 में दिल्ली फिर ये शिफ्ट कर देते हैं कैपिटल, ठीक है। तो ये पूरा मतलब एकदम इन्होंने सिस्टम वो किया है पूरा, ठीक है। जो मेन वो रहा है मतलब ये कैपिटल या हेडक्वार्टर जहाँ से ऑपरेशन शुरू करते थे लोग, मेन ऑपरेशन जहाँ से करते थे उसको मैंने लिखवाया मेन मेन चीज़। तो आपने मतलब ये कहाँ कहाँ इन्होंने कहाँ कौन कौन से ईयर में किया है, सीरत पहले सूरत में स्टार्ट किया है,
फिर बॉम्बे 1687 में गए हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कोस्ट में कोरोमंडल मसूलीपट्टनम 1611 से 41 तक ऑपरेशन किया है, यानी 41 तक। 41 के बाद जो है इनका ऑपरेशन 1700 तक जो है वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट में बंगाल से ही हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको पता है कि 1700 के बाद में फिर दिल्ली से मतलब उसमें 1911 तक दिल्ली वो कलकत्ता से ही ऑपरेशन हुआ है, मेन सेंटर ही कलकत्ता को बना लिया फिर इन्होंने। और फिर उसके बाद में 1911 के बाद में फिर इनका कैपिटल शिफ्ट हो गया दिल्ली। तो ये ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिशर्स को डिटेल में जानना भी जरूरी है क्योंकि इनके बारे में हम बार बार बात करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है कि वेस्ट कोस्ट में मेन इनका जो सेंटर थे वो कौन कौन से थे, सूरत और बॉम्बे। और ईस्ट कोस्ट में जो है कोरोमंडल, मसूलीपट्टनम, मद्रास ये थे, और बंगाल फिर बाद में बंगाल जो है वो कलकत्ता वगैरह ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच डच कौन है, नेदरलैंड वाले। कौन है, नेदरलैंड वाले। डच के मतलब ब्रैकेट में डाल दीजिएगा नेदरलैंड ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह, ठीक है। डच डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1602 में आई है, 1602 में वहाँ पे एक बनाया, कोरोमंडल कोस्ट पे ही बनाया। उसके अलावा पुलिकट पे बनाया। कोरोमंडल में इनका मेन पुलिकट था, हाँ तो उसमें पुलिकट मेन एरिया था। पुलिकट में इनका जो रहा है वो कब तक रहा है, कोरोमंडल साइड में पुलिकट में कहाँ रहा है 1690 तक। 1690 में बनाया, 1690 मतलब जब ये आए हैं तब से 1602 में आए ना। हाँ तो इन्होंने 1602 में आने के बाद जो अपना मेन पुलिकट लेक के आसपास ये लोग ज़्यादा एक्टिव थे 1690 तक। ओके ओके। और 1690 के बाद इन्होंने नागापट्टनम, ठीक है, नागापट्टनम, नेगा NEGA, नेगा PATTANUM, नागापट्टनम फ्रॉम 1690 से लेकर, तो ये लोग कहाँ पे रहे 1690 से, ठीक है, नागापट्टनम। और यहाँ पे ये लोग रहे उसके बाद जब तक भी इनका रहा है। और उसके अलावा बंगाल में भी इनका थोड़ा ऑपरेशन था, लेकिन बंगाल में जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है अपना हुगली के पास किया है, और वो 1655 में स्टार्ट किया है, 1655। हुगली 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 रिवर है ना, पता है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली गंगा की, ठीक है। हुगली रिवर बंगाल में, तो हुगली जो है 1655 में 1655 में इन्होंने स्टार्ट किया है हुगली में ऑपरेशन अपना, यानी मतलब चारों तरफ जहाँ जहाँ भी मतलब होता था एक्सेस करते थे लोग पूरे इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई है। डेनिश कब आए हैं 1616 में। डेनमार्क वाले, ये डेनमार्क वाले हैं, इसमें ब्रैकेट में डेनमार्क लिख लीजिएगा। डेनिश जो है डेनमार्क वाले हैं 1616 अभी तो तुम्हें भी बताना पड़ रहा है पागल। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 के अंदर, ठीक है। सेरामपुर बंगाल, तो रटा होना चाहिए तो बस इसलिए मैं उसको रखा हूँ कि कहीं डेट थोड़ी सी इधर उधर ना हो जाए दिमाग से। सेरामपुर बंगाल 1676 ये सारी डेट है, 1676 से 1845 तक सेरामपुर में बंगाल के अंदर। सेरामपुर कहाँ पे है, बंगाल में। 1676 से इन्होंने अपना मतलब यहाँ पे आने के बाद बिजनेस शुरू किया। 16 बंगाल में फिर ये लोग गए हैं 1676 से लेकर और 1845 तक बंगाल में इन्होंने अपना काम किया है, 1845। उसके बाद तो फिर इनका सेटलमेंट जो है खरीद लिया गया, डेनिश लोग अपना बेच बाज के निकल लिए। डेनिश कंपनी जो है ना 1845 के अंदर डेनिश लोगों ने पूरा इंडिया का जितना भी सेटलमेंट था ब्रिटिशर्स को बेचा और निकल लिया। 1845 जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये 1845 तक यहाँ पे इंडिया में है। उसके बाद में फिर इन्होंने अपना जितना भी सेटलमेंट था उसको किसको बेच दिया, ब्रिटिशर्स को, और बोला कि ठीक है भैया हम जा रहे हैं, निकल लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप इसको कि डेनिश लोगों ने बेच के निकल लिए थे, और एक्चुअल में ऐसे नहीं बेचा था, उनको फोर्स किया गया था बेचने के लिए, ऐसा नहीं कि बेच देंगे, वो फोर्स किया ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उनका राज चल रहा था, चलने लगा था तब तक, है ना। तो उन्होंने बिचवा के निकलवा दिया, भगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट आते हैं फ्रेंच, लास्ट है फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 के अंदर आती है, 1664 के अंदर 1664, और सूरत में वही सूरत में अपना सेंटर बनाते हैं 1664 1668 में, 64 में आते हैं अपना सेंटर बना, और 73 तक यहाँ रहते हैं, अपना मेन सेंटर बना के रखते हैं सूरत 1668 से 73 तक। और 1673 से फिर ये लोग पौंडीचेरी को 1954 तक जब तक यहाँ रहे हैं तब तक इन्होंने पौंडीचेरी को अपना सेंटर बना के रखा है।
1668 में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली थी सूरत में, और जो कि बिट के ना उसके बाद इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में 1669 में मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री खोली है। बस उसको सेंटर नहीं, मसूलीपट्टनम में उन्होंने भी खोला था अंग्रेजों ने, तो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में जाके खोला है, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम में कब खोला है? 1669 में। 1664 में 8 में क्या हुआ? फ्रेंच फ्रेंच वाला फ्रेंच लोग सूरत में आए हैं 1664 में आए हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में खोली 1668 में। कब खोली है? 68 में। और 73 तक 1668 से 73 तक इन्होंने सूरत को ही अपना सेंटर बना के रखा है। लेकिन इनको ये रहता है ना कि अंग्रेजों ने जहाँ फैक्ट्री खोली, हमें भी फैक्ट्री खोली है। 68 में इन्होंने फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में। और 69 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली है, लेकिन सेंटर नहीं बनाया अपना, मतलब जैसे एक होता है ना कैपिटल का सूरत ही था, ठीक है। 73 तक कैपिटल सूरत है, और 73 के बाद में फिर इन्होंने अपनी कैपिटल जो बना ली है वो पौंडीचेरी को बना ली है। 1674 से लेकर और 1954 तक इनकी जो कैपिटल रही है वो क्या रही है? पौंडीचेरी रही है, जब तक ये चले नहीं गए, ठीक है ना। समझ में आई बात? सो पोर्चुगीज का ये हो गया। अब इसमें जब ये आए हैं पोर्चुगीज इंडिया में जब आए, तो इन लोगों का क्या सीन था, कैसे था, उससे हम लोग बात करेंगे। कौन था, मुगलों का कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके बाद ये लोग आए। लेकिन मुगलों का डिक्लाइन से पहले, क्योंकि फ्रेंच जो है ये मुगलों के पोर्चुगीज जो हैं ये मुगलों के आने से भी पहले आए, ठीक है। मुगलों के डिक्लाइन का फेज तो बाद का है, ठीक है ना। ये पोर्चुगीज जो है ये 1498 में आए, देखो, ठीक है ना। ओके, बाकी लोग बाद में आए, मुगलों के आने के बाद 1526 के बाद आए। लेकिन जो पोर्चुगीज थे ये मुगलों से भी पहले आए इंडिया में 1498। तो हम पहले इनको देखेंगे कि इनका क्या सीन है, पोर्चुगीज का कैसे आए, क्या हुआ, उसके बाद में फिर फर्दर हम लोग अपना रिव्यू करेंगे। तो अभी बताओ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए जो मैंने बताया? अच्छा, इसमें अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन है सामने आपके, Who among the following European was last to come pre-independence India as a trader? कौन आया था? बेटा फ्रेंच आया था। कैसे बताया तुमने? नहीं, मतलब इससे पहले नहीं पता था, आज अब पता चल गया। क्या ये क्वेश्चन टफ था? मेरे लिए तो अगर मैंने नहीं टफ था है ना। लेकिन अब कितना आसान। अब तो तुम ईयर भी बता दोगे कब आए। अब इसने बहुत आसान क्वेश्चन पूछा क्योंकि ईयर नहीं पूछा है, सिर्फ बोला लास्ट में कौन है। अगर वो ईयर भी पूछ लेता, मैच करने के लिए दे देता, तो आपको याद होगा कि ब्रिटिशर पोर्चुगीज 1498, देख लो 1498 है, ठीक है। उसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स हैं 1600, फिर आपके डच हैं 1602, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच है 1664, लेकिन बीच में डेनिश का भी आपको पता है 1616, ठीक है ना, है कि नहीं। तो अब अगर मैच द फॉलोइंग करके आता ना तब भी आप कर सकते थे, ठीक, कर सकते थे कि नहीं। तो अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच, दिख रहा है। कोई टफ चीज़ थी, क्वेश्चन था ये, आंसर सी है ना, फ्रेंच। और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि डच जो आए 16, यहाँ पे देखो ये भी आंसर में दे रखा है कि डच 1602 में आए। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाई। सूरत ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने 1609 में सूरत में फैक्ट्री बनाई। फ्रेंच आए तो उन्होंने भी सूरत में ही फैक्ट्री बनाई 1668 में। और पोर्चुगीज़ ने अपनी कोचिन में फैक्ट्री सबसे पहले बनाई 1509 ठीक है ना, फैक्ट्री जो बनाई। अब पोर्चुगीज़ का एडवेंट जो हुआ है उसको देखें जरा, वास्को डी स्लाइड पे देखें। पोर्चुगीज़ 1498 के अंदर 1498 के अंदर जो है ये लैंड करता है वास्को डी गामा कैलिकट। कहाँ पे लैंड लॉन्च करता है, कहाँ पे आता है, लैंड करता है, वो लैंड होता है वास्को डी गामा कैलिकट में। कहाँ पे? कैलिकट। कैलिकट में जो है ये आता है, वहाँ पे उसका राजा होता है जैमोरिन। क्या नाम होता है? जैमोरिन। जैमोरिन उसका वेलकम करता है, उसको परमिट करता है कि भाई तुम जो है स्पाइस ट्रेड वगैरह कर सकते हो, कोस्ट पे फैक्ट्री लगा सकते हो। अपनी ना जो बेस इस्टेब्लिश करते हैं लोग, मतलब 1503 के अंदर तो अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं, और 1510 में अपना बेस जो है ले जाके गोवा में इस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है ना। और उसमें डिफीट करते हैं सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान को डिफीट करते हैं। इनके दो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दो इंपॉर्टेंट टैक्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है फिटोरियाज और दूसरा कार्टेज, ठीक है। अब ये कार्टेज और फिटोरियाज के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, याद है तुम्हें रक्षा? अब बताओ क्या होता है फिटोरिया और कार्टेज, क्या होता है, याद बताओ। फिटोरिया और कार्टेज में क्या फ़र्क था उनके? याद है? नहीं याद है? क्यों नहीं याद?
क्यों नहीं आता? विक्टोरिया और कार्टेज मैंने बहुत अच्छे से बताया था, रिकॉर्डिंग भी टीचमेंट पे अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं कि नहीं बताया था। कौन सा पोल टैक्स था, कौन सा रूट टैक्स था? सो पोर्चुगीज में देखिए सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि जो डिस्कवर किया उसने यूरोप से, जो रूट पहला डिस्कवर करता है इंडिया तक का, वो वास्को डी गामा करता है। कौन करता है? वास्को डी गामा। तो उस वो जो है 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 को, ठीक है, वो आता है कैलिकट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कैलिकट। और वहां पे एक हिंदू रूलर होता है जिसका नाम होता है जैमोरिन। वो उसका बड़ा स्वागत करता है बहुत अच्छे से, ठीक है, उसको कहता है कि बहुत बढ़िया तुम्हारे, ठीक है, ओके, उसको रिसीव करता है वो, ठीक है। 17 मई 1498, ओके, लिख लिया? 17 पहली चीज 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुंच रहा है? कैलिकट पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है? कैलिकट। कैलिकट का किंग कौन है उस समय, राजा कौन है वहां पे? टाइटल उसका क्या था? जमोरिन। क्या नाम था? ZAMO। किंग का जमाना। हाँ, वहाँ का राजा किंग जमोरिन, हिंदू किंग, ठीक है ना? हिंदू। कैलिकट में नहीं पता, तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, इसलिए ये मत सोच लेना कि ब्रिटिश गवर्नर ही है। ये फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द वेरी फर्स्ट कौन है? गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। उसके बाद में ये इसने कौन सी पॉलिसी, इसके नाम, इसके लिए जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पॉलिसी इसकी कौन सी थी। तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। उस ब्लू वाटर पे उसने राज करने के लिए 2 सिस्टम लगाए। कौन से? कार्टेज एंड फ्यूटोरिया। तो कार्टेज में क्या करता था, वो रूट के ऊपर टैक्स लेता था। जिस रूट से आप आ रहे हो उसी रूट, उसमें वो अगर उसको पैसा नहीं दोगे तो तोप लगाएंगे वो। जैसे जैक स्पैरो की मूवी देखी ना, वो तोप लाके धाए 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 उड़ा देते थे। तो उसमें से रियल कैरेक्टर भी दिखाए। कैप्टन जैक स्पैरो जो है वो इंग्लैंड का था, और ये जो बारबोसा है, ठीक है, आपको पता है बारबोसा कौन है? बारबोसा को तो विलेन दिखाया ना उसमें, लेकिन बारबोसा एक्चुअल में है कौन? कभी हिस्ट्री देखिए। बारबोसा मुस्लिम ओटोमन एम्पायर के वन ऑफ द बिगेस्ट कमांडर ऑन सी जो है वो बारबोसा को क्या दिखाया पता है? विलेन दिखाया है। और जैक स्पैरो को बड़ा फनी कैरेक्टर दिखाया, वो यूके का होता था, वो यूके का सपोर्टर था। तो उस समय सी पे यही लोग रूल करते थे। कौन लोग रूल करते थे? जो सी पे रूल करता था वो रहता था कि पूरे इंडिया पे रूल करेगा। गेटिंग? तो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लाने वाला कौन है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है, वो लेकर आया था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। और उसमें मैंने बताया आप लोगों को 2 सिस्टम थे। कौन से 2 सिस्टम थे? फ्यूटोरिया और कार्टेज वाला। और फ्यूटोरिया और कार्टेज वाला सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्यूटोरिया क्या है? वो पोर्ट टैक्स है, पोर्ट पोस्ट वाले पे जब लेकर आते हैं। और कार्टेज जो है वो सिस्टम, तो कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं इसको, जो किसने यूज किया था। यानी अगर हमारे रूट को भी यूज करोगे तो हम पैसा लेंगे, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको वही तोप से उड़ा देंगे, ठीक है, आपकी पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी क्या नाम है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की। वो फोर्ट वोट बनाने के लिए या इंपेरियलिज्म वाली पॉलिसी उसकी पहले नहीं थी, वो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर था, यानी कि पानी पे राज करना चाहता था। उसके बाद में फिर पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म किसका आया? अल्फोंसो दो अल्बुकर्क। इसको मैंने बताया, ये सेकंड गवर्नर था पोर्चुगीज का, और इसने पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म लेकर आया। इसने ही गोवा कैप्चर किया था बीजापुर के नवाब से, बताया था। तो इसको याद रखिए। फिर नीनो दी कूना जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए रखा गया क्योंकि इसने बहादुर शाह ऑफ, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी था, मैंने बताया था, दीव और बासीन। और दीव और बासीन आप लोग देख चुके हो कहाँ पे है? मुंबई से ऊपर आपको दिख रहा होगा बासीन। बासीन आपने मैप में देखा, ठीक है। और द्वीप जो है दमन द्वीप वाला द्वीप, इन दोनों को जो है बहादुर शाह गुजरात से ले लिया था। किसने? नीनो दी कूना ने। उसके बाद में आपने सुना होगा सेंट जेवियर का, आपने फ्रैंको सेंट जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर का नाम बहुत सुना होगा, सेंट जेवियर्स के नाम से। की स्कूल्स बहुत है, बहुत स्कूल है ना, सेंट जेवियर। तो जो सेंट जे थे, ये जीसस सेंट थे, मतलब कि जीसस वाले, ये सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर जो है ये 1942 से 42 में से 45 तक रहा है मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा, ये किसके टाइम पर जो है वो फ्रांसिस्को जेवियर जो है वो किसके टाइम पर इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने वालाने के लिए? तो कौन आया था किसके टाइम पर? मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के टाइम पर 1542 से लेकर और 1545 तक थे, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट तो लिखना है ना।
ये वाला नहीं लिखवाया था क्या मैंने? नीनो दी कुना तक ये लिखवाया था ना। तो मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा लिख दो। 42 से लेकर 45 तक मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा था। और वो मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा जो है, ठीक है, उसके टाइम पर फ्रांसिस्को जेवियर जो है वो इंडिया में पहुंचे थे। तो ये याद रहेगा आपको। मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा 942 में से 45 तक रहा है, पोर्चुगीज गवर्नर है। और इस टाइम पर फ्रांसिस्को जेवियर इंडिया में आए थे उनके साथ ही। ठीक है, फ्रांसिस्को जेवियर। ओके, अब कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट ही करना है और उसको याद भी रखना है। एक तो ये हो गया। अब 16 सेंचुरी आते आते पोर्चुगीज डिक्लाइन करने लगे हैं। क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स वर्चस्व में आने लगे तो पोर्चुगीज डिक्लाइन करने लगे। 1500, एक छोटा सा तो है यार, पोर्चुगल को देखो कितना छोटा सा है, यूरोप में कितना छोटा सा है। अब बड़ी पावर जब आ जाएंगी तो फिर वो नहीं इतना सर्वाइव कर पाएगा ना। बहुत दिन तक फिर भी 150 साल लगभग सर्वाइव किया है। 1600 सेंचुरी आते आते फिर ये जो है डिक्लाइन करने लग गया। हुगली पे इन लोगों ने अपना पोस्ट बनाया था, आप लोगों को मैंने बताया, बनाया था। तो हुगली में जो पोस्ट बनाया था, हुगली को ये लोग हार गए 1631 में, ठीक है। और कासिम खान ने इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। कासिम खान ने, जो कि मुगल शाहजहां का नोबल था, कासिम खान शाहजहां के अंडर में कासिम खान है, ठीक है ना। मीर कासिम नहीं, कासिम खान। कासिम खान जो है मुगल नोबल थे शाहजहां के अंडर में, और उसने मार पीट के इन लोगों को बाहर निकाल दिया था 1631 के अंदर, ठीक है, हुगली के अंदर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, किसने मार के भगाया था, क्या किया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप कि वो कौन था। मुगल नोबल था, मुगल एम्परर नहीं था, ध्यान रखिएगा, मुगल नोबल था। किसका? शाहजहां का। कौन था? कासिम खान। और किसको निकाला था? हुगली से इन लोगों को निकालने वाले, हुगली को हारे थे पोर्चुगीज। किसको सरेंडर किया था इन्होंने? कासिम खान को सरेंडर किया था, ठीक है, 1631 के अंदर। ओके, यहां से डिक्लाइन इनका शुरू हुआ है 1631 में। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि बैटल, आपको मैंने बताया ना, भाई बैटल ऑफ स्वाले बताया है, मतलब बस बताया, जनरली बताया है। कौन सी ईयर में हुआ था? बताओ कौन सी ईयर में लिखाया था बैटल ऑफ स्वाले? हैं? स्वाले जो है 19 में हो जाएगा। बोलो कौन सी? 12 लिख लिया। तो 1612 में से ही इनका, जब अंग्रेजों ने हिराया इनको 1612 में, तब से इनका समझ लो डिक्लाइन होना, बैटल ऑफ स्वाले के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो बैटल ऑफ स्वाले 1612 में हुआ है, वो आपके स्लाइड में भी है देखा है। तो बैटल ऑफ स्वाले कब लिखा हुआ है? 1612 में सबसे पहले जो है इसको हराया गया है, ब्रिटिशर्स ने इनको हराया पोर्चुगीज को। उसके बाद में फिर कासिम खान ने हुगली में हरा दिया 1631 के अंदर, और उसने मतलब इनको निकाल दिया वहां से बाहर। उसके बाद में फिर क्या हुआ 1661 में, अब ये लोग कमजोर हो गए हैं, ठीक है ना। जो पोर्चुगीज जो किंग था, ठीक है, पोर्चुगल का जो किंग था, उसने अपनी बहन की शादी करी, क्या नाम है, चार्ल्स टू से। किससे? चार्ल्स टू कौन है? इंग्लैंड का राजा है। इंग्लैंड का जो राजा है चार्ल्स टू, उससे शादी करी और डावरी में बॉम्बे को दे दिया। बॉम्बे इनके अंडर में था उस टाइम, पोर्चुगीज के अंडर में क्या था? बॉम्बे। तो इन्होंने ना बॉम्बे को जो है चार्ल्स टू को दहेज में दे दिया, ठीक है। पोर्ट पे उसके जितने भी मतलब सेटलमेंट्स थे, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब बॉम्बे को किसको दे दिया? चार्ल्स टू को दे दिया, पोर्चुगीज किंग ने, ठीक है। ओके, ठीक। ये कब दिया? 1661 में। तो अब एक तरह से पोर्चुगीज अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में मराठाओं ने कैप्चर कर लिया सेलसेट को और बासीन को 1739 में। बासीन उन्होंने जीता था बहादुर शाह से। अब बहादुर शाह से इन्होंने बासीन जीत लिया। अब सेलसेट और बासीन ये दोनों हार गए ये मराठा से 1739 में। अब सेलसेट कहां पे है वो देखो आप, सेलसेट कहां पे दिख रहा है? सेलसेट दिख रहा है। तो सेलसेट और बासीन 1739 में, मैप में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मराठाओं ने 1739 में मराठाओं से ये हार गए 1739, ठीक है। अब ये डिक्लाइन देखो कब से हो रहा है, ये धीरे धीरे गिरे है ना। मतलब 1612 में बैटल ऑफ स्वाले में अंग्रेजों से हारे, फिर इनको क्या नाम है हुगली से निकाल दिया कासिम खान ने।
फिर उसके बाद में फिर वो दहेज में दे दिया 1661 में, और 1739 तक आते आते जो है इन्होंने सेलसेट और बासिन जो बचा था वो भी ले लिया। अब ये सिर्फ गोवा गोवा और दीव और दमन में बचे थे। कहाँ बचे थे? गोवा। पोर्चुगीज का बस अब ये तक अपना इन्होंने रखा हिसाब, और वो 1961 तक रहे वहां पे। कब तक? जब आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो देखते हो कि हम लोगों ने गोवा को जो लिया है वो 1961 में लिया है ना। तो ये दीव और दमन और गोवा में 1961 तक ये लोग रहे। ठीक है भाई? आसान है या टफ है? आसान है, टफ है या आसान है? पोर्चुगीज की इतनी कहानी अगर आपको याद है, मैंने बताया, तो समझ लो कि आपको फिर ठीक ठाक चीजें पता है। ठीक है, चलो एक बार रिकॉल करेंगे। लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो फिर फटाफट। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ऐसा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब उनका एडवेंट हुआ, तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स आए, तो उससे पहले कोई यहाँ था नहीं। यहाँ पे उससे पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, मुगलों का आगमन हो चुका था जब ब्रिटिशर्स आए, लेकिन पोर्चुगीज मुगलों से भी पहले आए। 1498 में वास्को डी गामा आया है, 1526 में बाबर आया है, तो मुगलों से भी पहले के ये लोग खेल में आए हैं। लेकिन ट्रेडर्स की तरह आए थे, और इनका मेन जो लड़ाई थी वो अपने ही लोगों से जो कंपटीशन था, किससे? यूरोपियन से ही, जैसे अंग्रेजों से और इनसे। और इनका जो रूट यूज करता था उससे ये लोग अपना टैक्स वैक्स लेते थे, और अपनी अपनी यहाँ पे व्यापार, अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई लड़नी होती थी लड़ते थे। यहाँ पे ये लोग जो है अक्सर जगहों पे, जैसे पोर्चुगीज का जो सेंटर रहा है वो बेसिकली कोचीन रहा है, गोवा रहा है, मेन जो है उसका कोचीन गोवा रहा है। ठीक है ना? आप देखोगे, एक जनरली मैं बता रहा हूँ आपको पर्सपेक्टिव, वो जहाँ पे इन्होंने अपना वो दिखाया है। तो गोवा वाला एरिया, बॉम्बे वाला एरिया, ये पूरा जो ईस्ट यानी जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस पे इन्होंने ज्यादा देख लिया है। ठीक है, तो पोर्चुगीज इंडिया में आए, और उसमें वास्को डी गामा 1498 में वो आया सबसे पहले कैलिकट। कैलिकट कहाँ पे है आपको पता है? केरला में। क्या कल मैं दिखा दिया था, वो आपको पता चल गया होगा। तो कैलिकट, कोचीन, ये सब एरिया वहीं पे। तो कैलिकट आया, तिरुवनकोर, सब केरला का एरिया। तो ज़ैमोरिन नाम का एक किंग था, उसने उसका स्वागत किया, बहुत अच्छा उसका मतलब बिजनेस रहा, बहुत सारी चीजें लेकर आया, फिर उसके बाद में फिर वो वापस गया। ठीक है ना? लेकिन वो आया, इतनी सी बात हमें नहीं करनी है। जब वो आया तो उसके बाद में इस पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई। ठीक है, सबसे पहली कंपनी उन्होंने कहाँ पे स्टेब्लिश की? कहाँ बताया मैंने? सबसे पहली पोर्चुगीज कंपनी कहाँ पे है? द वेरी फर्स्ट कहाँ पे की है बताओ? लिखवाया मैंने आपको, कोचीन में किया। हाँ, पहला मतलब उनका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ है कोचीन में। ठीक है, कैलिकट में वो करके, और इन्होंने कोचीन में को अपना कैपिटल बनाया है। ठीक है ना? और उसके बाद में फिर क्या किया है कि सबसे पहले पोर्चुगीज कैलिकट में बनाने के बाद अपना कैपिटल कोचीन में बनाया है। तो फैक्ट्री जो है वो उसमें कैलिकट में बनाई है। सबसे पहले जो है कैलिकट के अंदर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की है, फिर कोचीन में, फिर कोन्नूर में। ये मैंने लिखवाया है आप लोगों को, कैलिकट, फिर कोचीन, और फिर मतलब यहाँ पे लगभग एक ही साथ ही किया है। तो मेन जो ट्रेडिंग स्टेशन बनाया इन्होंने कैलिकट को बनाया है, फिर क्योंकि कैलिकट में सबसे पहले आया है। उसके बाद में फिर अपना क्या नाम है, कैलिकट के बाद कोचीन और तिरुवनकोर। लेकिन एक फुल जो कैपिटल स्टेब्लिश किया है कोचीन को, वो 1510 में इन्होंने किया है, 1510 में, और 30 तक उसको कैपिटल रखा है। और उसके बाद में गोवा को कैपिटल बना दिया है 1530 से लेकर, और 1961 तक कैपिटल गोवा ही रहा इनका। ठीक है, तो पोर्चुगीज का तो ये था। पोर्चुगीज आए, उसके बाद में फिर ब्रिटिश आए। ब्रिटिशर्स ने अपना जो है कंपनी 1600 सेंचुरी में आए, और उन्होंने अपनी सूरत में कंपनी खोली, सूरत। ठीक है, सूरत के बाद में फिर सूरत में पहला रहा है, और उसके बाद में फिर जब दहेज में उसको 1661 में बॉम्बे मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद में फिर वहां पे भी वो अपना वो बना देंगे। ठीक है ना? 1661 में तो मिला है उसको दहेज में। तो आप देखिए फैक्ट्री कब बनाई है, 1687 के अंदर अपनी बॉम्बे में फैक्ट्री वगैरह बना के एकदम स्टेब्लिश किया है। ठीक है ना? उसके अलावा मसूलीपट्टनम वगैरह में भी, मद्रास के अंदर और बॉम्बे में ये लोग घूमते रहे। तो इंग्लैंड का तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। उसके बाद डचों की बात है, तो डच 1602 में आए हैं, और उन्होंने अपना कोरोमंडल कोस्ट में पुलिकट के पास अपना सारा कहानी बनाई थी, वो मैंने बता दिया था। फिर आप उसके बाद में डैनिश हैं, डैनिश 1616 में आए हैं, और इनका जो है सेरामपुर बंगाल के अंदर इन्होंने अपना बेस स्टेब्लिश किया। फ्रेंच जो है वो उन्होंने सूरत उसी तरह फॉलो किया, और पौंडीचेरी इनका मेन सेंटर रहा लास्ट तक। ठीक है ना? उसके बाद 1664 में आए, और डेनिश लोगों को मजबूर किया अंग्रेजों ने 1845 के अंदर कि अपना सेटलमेंट बेचो और निकलो। ठीक है,
तो ये है। तो पोर्चुगीज में मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहला जो गवर्नर जनरल आया उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अल्मीडा की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ठीक है, और ये 1505 से लेकर और 1509 तक रहा है। और पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर में कार्टेज और विक्टोरिया ये दो तरह के टैक्सेस लेता था। कार्टेज रूट टैक्स होता था और जो फोर्ट वगैरह का या क्या स्टेशन का टैक्स होता था वो होता था फोर्ट टैक्स, ठीक है, विक्टोरिया। उसके बाद में आपका अल्फेंसो दी अल्बुकर्क है, वो सेकंड गवर्नर है और ये जो है 1509 के अंदर आया है और कब तक रहा है 1515 तक रहा है। और ये जो है इसका पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म था, मैंने बताया था इसको। इसने गोवा को कैप्चर किया बीजापुर के किंग से 1510 में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इन्होंने गोवा में को कैपिटल बना दिया है अपना, ठीक है। और नीनो दी कूना 1930 मतलब ये कैप्चर कर लिया है 1510 में और जाके 1530 के अंदर जब नीनो दी कूना आया है तो उसने अपनी कैपिटल गोवा से ट्रांसफर करके वहां से ट्रांसफर करके क्या नाम है कोचीन से गोवा बना दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में उसने दीव और बासीन को जीत लिया, किससे? बहादुर शाह और गुजरात से। ये तो इनके उरूज का पीरियड है। 1545 तक ये लोग काफी आगे बढ़ते रहे हैं, ठीक है, यानी मतलब 16 सेंचुरी तक लगभग बढ़ते रहे हैं। 1612 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ इनका, ठीक है ना। 1612 जब बैटल ऑफ स्वाले के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुए हैं। मार्टिन अल्फिंसो डिसूजा 1542 से लेकर 45 तक और उसके साथ सेंट जेवियर आए। उसके बाद में 1600 सेंचुरी के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुए हैं और 1612 में बैटल ऑफ स्वाले में हारे हैं अंग्रेजों से। फिर 1631 के अंदर जो है कासिम खान ने इनको आउट किया है हुगली से। उसके बाद 16 जो कि शाहजहां का एक वो था नोबल था। उसके बाद में आपका 1661 के अंदर डावरी में बॉम्बे जीत लिया है, ले लिया है चार्ल्स टू ने। किससे लिया है? चार्ल्स टू ने पोर्चुगल किंग से, तो उसकी बहन से शादी करके। और उसके बाद में जो है मराठाओं ने सेल्सेट और बासीन को इनसे छीन लिया 1739 में। सेल्सेट और बासीन को छीन लिया। उसके बाद में फिर ये कन्फाइंड रह गए कहाँ पे? गोवा में, दीव में और दमन में। और यहाँ पे ये 1961 तक पोर्चुगीज रहे हैं। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वो पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, चिलीज ये सारी और बिरयानी, ये सब इनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। यही मेन बात है पोर्चुगीज के बारे में। जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के बारे में आते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अगर इतनी हाइलाइट्स आपको पता है, दिमाग में है, तो बस ठीक है, आपने मतलब आपका पोर्चुगीज का काम हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें से ही क्वेश्चन अभी तक जो मैंने देखे हैं लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। इससे बाहर से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। अब बाई चांस कुछ पूछ रहे तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मतलब मेनली जो आए हैं वो यही आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें से कुछ मत मिस कर देना बस। बाकी आप ठीक है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जितना मैंने बातें बताई उतना आपको आना चाहिए। इसको अगर आप भूलते हो तो इसका मतलब दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड गॉड, खराब बात है, ठीक है। अब आता है डच। डच डाल लो। ठीक है, 1602 के अंदर डच जो पार्लियामेंट है उसने, डच पार्लियामेंट ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उसको पावर दिया कि वो वॉर कर सकता है, ट्रीटी कंक्लूड कर सकता है, टेरिटरी एक्वायर कर सकता है और फोर्ट वगैरह बना सकता है। ये पावर उसकी पार्लियामेंट ने दिया था डच को, ठीक है। ओके, बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही लिखवाऊंगा डच के बारे में, जितना आपको इतना पता हो तो ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। क्या बताया डच के बारे में कि भाई इनको 1602 के अंदर, ठीक है, डच को इन्होंने, आप लोग स्लाइड खोल सकते हैं चाहें तो, मैं भी